पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। देखिए भारतीय संविधान में शुरुआत में पंचायती राज से संबंधित बहुत क्लियर कट स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो शक्ति हो वो केवल केंद्र में निहित ना हो। महात्मा गांधी ये भी चाहते थे, ग्राम स्वराज की अवधारणा की बात करते थे, और ग्राम स्वराज की अवधारणा में ये होता है कि कोई भी गांव होगा वो स्वशासन वहां पे होगा, स्व उत्पादन वहां पे होगा। रामराज की जब गांधी बात करते हैं, गांधी जब रामराज की चर्चा करते हैं, तो राम राज्य की चर्चा में क्या इंपॉर्टेंट होता है? आज के राम राज्य की बात नहीं करते जैसे आज राम राज्य की चर्चा हो रही है। गांधी के राम राज्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्व 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 अनुशासन, स्व अनुशासन, स्व स्व प्रशासन, स्व प्रशासन, स्व उत्पादन। यानी वो ग्राम हर तरफ से, ग्राम स्वराज की जब बात करते हैं, राम राज्य के थ्रू ग्राम स्वराज की जब बात करते हैं, तो उनका यही मतलब होता है कि ग्राम स्वराज में जो गांव हो वो आत्मनिर्भर गांव हो और उनके अंदर इतनी ऑटोनॉमी हो कि उनके पास शक्ति भी हो, उनको आगे बढ़ाने की उनके पास क्षमता भी हो। तो पंचायती राज की जो पूरी अवधारणा है ये महात्मा गांधी के इसी दर्शन पर केंद्रित है। और जब भारतीय संविधान सभा की बहसें हो रही थी तो संविधान सभा की बहसों में ये प्रश्न आया था, और इस प्रश्न के रूप में आर्टिकल 40 में इसके बारे में चर्चा भी की गई है, आर्टिकल 40 में इसकी बात भी की गई, लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से इसको स्थापित करने के प्रावधान नहीं थे। हालांकि 1959 में नागौर से नेहरू जी ने पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी, लेकिन संविधान में इस बात का बहुत क्लियर कट प्रावधान या प्रोविजन नहीं था। संविधान में इसका क्लियर कट प्रोविजन आता है 1992 में, जिसको हम जो कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए पंचायती राज में गांधी जी का जो सोचना था, भारत का जो पूरा इतिहास रहा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास किस पे रहा? वो इतिहास इसी बात पर केंद्रित था कि जब कोई शक्ति केवल एक जगह केंद्रित हो जाती है तो क्या होता है, तब उसके अंदर तानाशाही की प्रवृत्ति विद्यमान हो जाती है। अंग्रेजों से गांधी ने ये सीखा था, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने इस बात को इंफेसिस किया, इस बात पर जोर दिया कि शक्ति का केंद्र एक नहीं होना चाहिए। गांधी जी के ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन था? उनका एक बहुत बड़ा एक रीजन ये था कि अंग्रेज भारत में जब आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनका उद्देश्य व्यापारिक था, राजनीतिक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि राजनीतिक लाभ हिंदुस्तान या भारत से लिया जा सकता है, अंग्रेजों को ये लग गया कि भारत को पॉलिटिकली हम भारत को स्लेव बना सकते हैं, तब अंग्रेजों ने भारत को कॉलोनी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। और गांधी जी इस बात को ऐसे व्याख्यायित करते हैं कि जब धीरे धीरे अंग्रेजों को ये लग गया कि उनके पास सारी शक्ति है, शक्ति का केंद्रीकरण केवल उनके पास है, तब क्या किया उन्होंने? हिंदुस्तान के लोगों का, आम आवाम का, गरीब मजलूम का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। और गांधी जी और संविधान सभा के अन्य सदस्य ये समझते थे, ये जानते थे कि भारत की आजादी के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, इसीलिए शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द मोस्ट फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट, इसेंशियल थिंग फॉर एनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच इज इमर्जिंग। ऐसा लोकतंत्र जो तुरंत इमर्ज हो रहा है, तुरंत अस्तित्व में आ रहा है, नवाचारी है, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण एक इंपॉर्टेंट उपकरण है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये गांधी भी जानते थे, ये संविधान सभा के मेंबर नेहरू भी जानते थे, अंबेडकर भी जानते थे, हसरत मोहानी भी जानते थे, जेबी कृपलानी भी जानते थे। हर विद्वान व्यक्ति जो संविधान सभा का मेंबर था, उसको यह पता था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और अधिक सत्ता अधिक भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड मोर पावर करप्ट्स मोर। और इस बात को उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से संविधान सभा की बहसों में बार बार इसका जिक्र हुआ। इसके बारे में अंबेडकर साहब ने चिंता जाहिर की। अंबेडकर साहब ने यहां तक कहा कि संविधान इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, संविधान का पालन कैसे होगा यह इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान का ठीक तरह से पालन नहीं होगा तो मैं संविधान को जलाने वालों में सबसे आगे की पंक्ति में हूंगा। ये अंबेडकर के शब्द थे। कहने का मतलब है जो विकेंद्रीकरण की बात है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, डिसेंट्रलाइजेशन के
जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। एनी हाउ डिसेंट्रलाइज द पावर, द पावर सेंटर कैन नॉट बी वन। कभी भी शक्ति का केंद्र एक नहीं होना चाहिए। और इसी संकल्पना, इसी अवधारणा को आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए पंचायती राज की चर्चा संविधान सभा में भी हुई थी। पंचायती राज की चर्चा गांधी के दर्शन में भी रिफ्लेक्ट होती है, झलकती है। और इसी दर्शन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन द्वारा मूर्त रूप दे दिया गया। तो पंचायती राज की जो पूरी अवधारणा है, उस अवधारणा की अगर आप चर्चा करेंगे तो उस अवधारणा के केंद्र में एक बात दिखेगी और वो बात होगी विकेंद्रीकरण। सत्ता का एक केंद्र होगा तो सत्ता निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, और आपने इस बात को एक्सपीरियंस भी किया होगा। इस बात से बचने के लिए संविधान सभा के विद्वान लोगों ने सोचा और उनकी विद्वता, उनकी समझदारी, उनकी रेशनैलिटी, उनका ऑरा आज भी काम आ रहा है। और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है। डिसेंट्रलाइजेशन which is the most important and fundamental aspect for the Indian Constitution। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जब कहता हूं तो मेरा कहने के पीछे यही होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो आज हम पंचायती राज की चर्चा करेंगे। बदलते दौर में पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आरओआर का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पंचायती राज से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज आइए पंचायती राज की शुरुआत करते हैं। पंचायती राज की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये देखेंगे कि पंचायती राज का मतलब क्या होता है। पंचायती राज से क्या तात्पर्य है, पहले ये देख लेते हैं। पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत, मैंने आपको जिक्र किया, नीति निर्देशक तत्वों के तहत 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित हैं। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक तरीके से इसका संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया। भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट से एक अमेंडमेंट ये भी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भाग 9 के अंतर्गत, बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 आणा तक, अनुच्छेद 243 से 243 आणा तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। मैंने कहा कि सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया। आंध्र प्रदेश द्वारा दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, वो खंड स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन ना करने की छूट है। ये छूट है कि नहीं कर सकते अगर। अब पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं इसके बारे में देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित क्या क्या समितियां हैं। तो एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में होता है। अशोक मेहता समिति का जो गठन होता है ये 1977 में होता है। GV के राव समिति का गठन 1985 में होता है। LM सिंघवी समिति 1986 में होता है इसका गठन। PK थंगुल समिति 1988 में इसका गठन होता है। अब पंचायती राज से संबंधित क्या प्रावधान है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो 5 साल होता है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य है। अगर समय से पहले पंचायतें भंग हो जाती हैं तो 6 माह के अंदर आप निर्वाचन करवाइए। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 29 विषय हैं, 29 विषय। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। क्या, कहां नहीं किया गया है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्य करती है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है सबसे पहले।
अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 न 3 के अनुसार नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ये जो है पंचायती राज के बारे में मोटी मोटी चीजें थी। बाकी डिस्कशन हम करेंगे, पंचायती राज से संबंधित कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल पंचायती राज से संबंधित इतना ही है।